हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वीएस ईपीआर थ्योरी केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम मूव ऑन करने वाले हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है हमारा फिज़िक्स का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है, इसे पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा। तो हम शुरू करेंगे बेसिक्स से। आज फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स होगा, फिर उसके बाद हम स्टेप ऑन करते जाएंगे। तो पहली न्यूटन फोर्स ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स होता क्या है, मतलब हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोर्स क्या होता है। किसी भी चीज़ पे पुश या पुल लगाना, एनी काइंड ऑफ पुश या पुल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो एक अर्थ है, अर्थ नीचे की तरफ पुल करता है हमें, तो वो एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उसे भी फोर्स नाम दे दिया। एक रस्सी है, रस्सी बंधी हुई है एक ऑब्जेक्ट से, और रस्सी एक जगह पे दीवार पे बंधी हुई है, तो नीचे की तरफ रस्सी पे टेंजेंशनल फोर्स लगता है, बस वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, देखो। तो मतलब हर एक चीज़ का पुश या पुल होता है, तो उसी को हम फोर्स कह देते हैं। अब मूव ऑन करते हैं इनर्शिया पे। इनर्शिया क्या होता है? देखो किसी भी चीज़ का टेंडेंसी, जैसे मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी में रहने की टेंडेंसी मतलब चाहत। तो अगर वो रेस्ट पे है बॉडी, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, क्योंकि एज बेसिकली तुमने 9th में भी इन्हें बेसिकली पढ़ रखा होगा सब चीज़ों को। अब देखो ये स्टेटमेंट है, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट शेप एंड साइज। तो ऑफ कोर्स ही बात है, उसकी मोशन में चेंज ला सकता है फोर्स। अगर रेस्ट पे है, धक्का मार देंगे किसी चीज़ को तो मोशन में आ जाएगी। एक बहुत तेज स्पीड से किसी चीज़ को फेंकेंगे, जैसे बॉल को फेंका, तो उसकी मतलब एक तरफ से बॉल शेप भी चेंज हो जाएगी, इतना फोर्स लगेगा उस पर। तो यही सब चीज़ें इजी बातें हैं। ठीक है, फोर्स की कैटेगरी, हाँ, तो फोर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे फोर्स F इज इक्वल टू mg। ठीक है, इस और ये फोर्स F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इंटू m1 m2 अपॉन r। ये हमारा हमने पढ़ रखा है सब 9th में। ठीक है, हम आगे 10th में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक पूरा चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंडर ही आती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, ये सब वो हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अंडर आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मतलब ये 12th में है, अभी कुछ नहीं है इसका। तो ये बस ऐसे ही बस याद कर लो बस, और भूल जाओ बस, इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इनर्शिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेसिकली क्या होता है, मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहे, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह देते हैं। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एकदम आप सपोज आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और आपका दोस्त आपके पीछे बैठा है, और एक आपने मतलब ऐसे ही एकदम तेज ब्रेक मतलब लगा दिया, रेस दे दी, एकदम से एक्सेलरेट कर दिया बहुत तेज़, तो आपका दोस्त, तो टेंडेंसी आपकी दोस्त की बॉडी की तो रेस्ट पे रहने की है, पर वो आगे हो गया बाइक की वजह से, तो एकदम से वो पीछे आएगा, क्योंकि टेंडेंसी तो उसकी वहीं रहने की है। बेसिकली वो पीछे नहीं आएगा, बाइक आगे जाएगी, पर वो तो उसकी टेंडेंसी तो रेस्ट में ही रहने की है, तो एकदम से वो गिर भी सकता है अगर उसने कोई चीज़ पकड़ी ना हुई। ठीक है, ये बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन वही चीज़ हो गई, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी ये रहती है कि वो मोशन में ही रहे। तो ये जैसे एक इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे एकदम से आप बस में खड़े हो, ठीक है, आपने कुछ पकड़ नहीं रखा, तो आपकी बॉडी चल रही है, बस चल रही है, तो आपकी बॉडी की भी टेंडेंसी होगी कि वो मोशन में ही रहे। पर एकदम से कुछ सामने आ गया बस के, और बस वाले ने जोर कस के ब्रेक लगा दिया, तो आपकी बॉडी तो मोशन में ही है, पर बस तो रुक गई ना, आप वो बस में ही हो, तो आपकी उसकी वजह से आप आगे की तरफ गिर जाओगे। ठीक है, तो ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आपने कभी ट्रैवल किया होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेसिकली जब आपको कभी आप पहाड़ों में अगर आप ट्रैवल किए हो कभी, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे एकदम मैंने डायग्राम भी बना रखा है, सपोज ये बस है, ठीक है, तो आप जा रहे हो एकदम से शार्प टर्न आ गया, पर आप जब आप सपोज यहाँ साइड पे खिड़की पे बैठे हो, तो सामने की तो आपकी टेंडेंसी आगे की तरफ जाने की होगी, ठीक है, पर एकदम से उसने शार्प टर्न ले लिया लेफ्ट की तरफ, तो एकदम आप राइट की तरफ चले जाओगे। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। एकदम से आप खिड़की में बजोगे अगर आप साइड पे बैठे हो। तो यही बस, ये सब इजी चीज़ें। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज हैं, बहुत इजी लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ मैंने बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, वही सब इनर्शिया चीज़ ही होगी जो सारी इतनी देर से इनर्शिया समझा रहा हूँ, तो वही इनर्शिया ही है सारा फर्स्ट लॉ। इफ़ द बॉडी is in the motion, it remains in motion, and if the body is at rest, it remains at rest until and unless any external force is applied on it. तो मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी यही टेंडेंसी रहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, अगर मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी मोशन में ही रहने की रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो तब तक पड़ा रहेगा जब तक मैं कुछ उस पर फोर्स ना लगाऊं, पड़ा ही रहेगा वहीं पे अपनी जगह पे। पर जैसे ही मैंने उसे मतलब ऐसे हाथ मारा, फेंक, वो उस पर फोर्स लगा और वो गिर गया, कहीं सपोज टेबल पे पड़ा होगा तो गिर जाएगा। तो वो यही है सब, ठीक है। सेकंड लॉ, इससे हमारा फोर्स इज इक्वल टू एम ए डराइव होगा। देखते हैं क्या डराइव होगा। ये डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू एम ए नहीं होता सेकंड लॉ, बट ये इससे डराइव हो जाता है, ठीक है। The net force applied on an object is the rate of change in momentum with respect to time. देखो ये ही देखो फोर्स, नेट फोर्स, देखो इधर नेट फोर्स है, मोमेंटम इट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी डेरिवेशन जो एग्जाम में डायरेक्टली आती है, तो ये ज़रूर याद करना। तो मोमेंटम एम वी होता है, हमें एज अ पता है। तो मेरे को होपफुली आपको डिफ्रेंसिएशन आते ही होगा। तो डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं आता तो एक बार वीडियोस देख लेना, कहीं से यूट्यूब पे मिल जाती हैं आराम से डिफ्रेंशिएशन एग्जाम्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन में बेसिकली डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएशन करके, तो ये जो सेकंड हमारा जो है यहाँ पे प्लस के बाद, ये हम यहाँ पे मास को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर हमने मास को कांस्टेंट कंसीडर किया, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, टाइम कुछ भी हो, तो वो 0 ही आएगा। तो पहला तो 0 हो जाएगा। और dv बाई डी टी हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें हमें एक चीज़ मेन रिमेंबर रखनी है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये याद रखना होता है कि सिर्फ कांस्टेंट मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज बच्चे किसी और मतलब जिसमें मास बढ़ रहा होता है उसमें भी लगा देते हैं, फिर कहते हैं हमारा आंसर गलत आ गया। तो इसमें जैसे देखो एक ट्रॉली जा रही है, उसमें बारिश पड़ रही है, तो बारिश पानी भरी जा रहा है, तो उस पर mg लगा दोगे तो कैसे होगा, उसका वेट तो बढ़ ही रहा है ना। जैसे ये रॉकेट चल रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, जैसे जाता रहे उसका फ्यूल कम होता रहेगा तो उसका मास भी कम होगा, तो उसमें mg नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन होता क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ तक जो स्टेटमेंट ठीक है, पर ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है थर्ड लॉ के लिए। पर ये होता क्या है, एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑफ सेम नेचर। तो सेम टाइम का मतलब क्या है, अगर अभी एक्शन हुआ है तो साथ ही में रिएक्शन हो जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं रहेगा उनके बीच में, ठीक है। और विद ऑफ द सेम नेचर क्या होता है, जैसे अगर ग्रेविटेशनल हम 4 टाइप्स में क्या कहते हैं फोर्सेस डिवाइडेड, तो अगर ग्रेविटेशनल का एक्शन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल का होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक्शन है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा, चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल का एक्शन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रिएक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यही था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, तो हम अब कल से मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। अगर आप बने रहना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो मुझे डेफिनेटली लाइक्स भी करना। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एजुकेशन विद फन 25, ज़रूर चेकआउट करना, उसमें मैं बढ़िया रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। मतलब अब मैं आगे चैप्टर डालने वाला हूँ, पीरियोडिक टेबल को कैसे याद वगैरह करना है, ठीक है।
वो बहुत ईजी है, तुम्हें मतलब सिर्फ 5 से 7 मिनट तुम्हें सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेट यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।